हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जो आपको पढ़ना है वो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली, आपका जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से। बट इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आती है, पर वो पहले सिलेबस में आपके थी, पर अभी इसको नहीं इंक्लूड किया सिलेबस में। फिर भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी करा दो तो वो भी मैं करा दूंगी। तो अभी फ़िलहाल हम सिलेबस में जितने पॉइंट्स दिए उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम हो सके तो फिजिकल पॉलिसी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी किसके अंडर आ रही है? इकोनॉमिक पॉलिसी के। अब इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या बात की जाती है, देखिए। द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट covers the systems for setting levels of taxation, government budget, money supply and the interest rate, as well as the labor market, national ownership and many other areas of government intervention into the economy। तो इसमें अलग अलग चीज़ों की बात की जाती है, जैसे टैक्सेशन के बारे में, गवर्नमेंट बजट के बारे में, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और लेबर मार्केट, ये सब चीज़ों की बात की जाती है। अगर हम बात करें तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारा फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है। और जो भी हमारे मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के, उनको डिवाइड किया जाता है आइदर फिजिकल पॉलिसी में, जो कि कौन डील करता है, इसमें गवर्नमेंट डील करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी इसमें कौन डील करती है? हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई डील करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? मोस्ट फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइदर फिजिकल पॉलिसी विच डील्स विद द गवर्नमेंट एक्शन रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग। तो जो हम फिजिकल पॉलिसी पढ़ते हैं इसमें टैक्सेशन के बारे में बताया जाता है, स्पेंडिंग मतलब टैक्सेशन कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सोर्स से कलेक्ट किया जाएगा और आगे उसका एक्सपेंडिचर किस तरीके से किया जाएगा, ये फिजिकल पॉलिसी हमें बताती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन यहाँ पे इससे डील करता है? गवर्नमेंट डील करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी में कौन डील करता है? हमारा सेंट्रल बैंकिंग आरबीआई। और ये किसके बारे में बताती है? हमारे मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के बारे में बताती है। क्या? कौन? मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो हमारी ये पॉलिसी होती है, ये फिजिकल पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, वो बेसिकली किससे इन्फ्लुएंस होती है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। जो भी इसके अंदर हमारे आईएमएफ आ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक आ जाते हैं, ठीक है, इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है। तो आईएमएफ के बारे में आप जानते हो, आईएमएफ जो होती है क्या करती है? वो क्या करती है? फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है, उन कंट्रीज़ को जिनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन जो होती है वो अच्छी नहीं होती है और इकोनॉमिक फंक्शन बराबर नहीं कर रही है। तो ऐसी कंट्रीज़ को आईएमएफ क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म के लिए। और वर्ल्ड बैंक जो होती है ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है, जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, आप जानते हो, ये स्थापित कभी हुए थे? 1944 में, ठीक है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो आईबीआरडी होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसी को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, और आईबीआरडी और आईडीए दोनों एक साथ आ जाएंगे तो कलेक्टिवली उनको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है ये भी काफ़ी प्रभावित करते हैं किसी भी कंट्री को, एज वेल एज पॉलिटिकल बिलीव्स या पॉलिटिकल पार्टी के जो भी पॉलिसीज़ होते हैं वो भी काफ़ी अफेक्ट करती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। अब हम बात करें फिजिकल पॉलिसी की, तो यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल पॉलिसी पढ़ रहे हैं। तो जो ये वर्ड फिजिकल है ये कहाँ से आया था? फ्रेंच वर्ड से आया था। क्या नाम था फ्रेंच वर्ड का? फिस्क। इसका मतलब क्या है? ट्रेजर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फिजिकल पॉलिसी में क्या बात की जाती है? इसमें क्या बात की जाती है? ऑल द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्सेशन की बात की जाती है, दूसरा एक्सपेंडिचर की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना, जहाँ पे भी फिजिकल पॉलिसी आए तो इसमें कौन डील करता है? गवर्नमेंट डील करता है। और इसमें क्या बात की जाती है? टैक्सेशन की बात की जाती है और एक्सपेंडिचर की बात की जाती है। मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? टैक्सेशन से मिलता है। आगे इसी रेवेन्यू का यूटिलाइजेशन वो पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है। मतलब जितनी भी स्पेंडिंग है वो टैक्सेशन के थ्रू ही कर पाती है। अब हम बात करें फिजिकल पॉलिसी, ये अलग है मॉनेटरी पॉलिसी से, इन द सेंस दैट जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो सप्लाई ऑफ मनी पे काम करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करती है। और जो गवर्नमेंट होते हैं और जो आरबीआई होते हैं ये दोनों ये पॉलिसी को यूज़ करते हैं टू स्टी द ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये दोनों पॉलिसी कहीं ना कहीं काफ़ी महत्व रखती हैं। आपकी फिजिकल पॉलिसी कहो या मॉनेटरी पॉलिसी, ये अपने अपने जगह पे अपना अपना काम करती है।
और वाइल जो गवर्नमेंट है वो कंडक्ट करती है क्या, फिजिकल पॉलिसी, और आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और गवर्नमेंट जो होता है वो क्या कंडक्ट करता है, फिजिकल पॉलिसी। तो आपको याद रखना है कि फिजिकल पॉलिसी जो है वो कौन कंडक्ट करता है, गवर्नमेंट, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन, आरबीआई। बस इतना याद रखना है। आरबीआई ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स फिजिकल पॉलिसी डिसीजन। तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प करता है फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। और अगर हम बात करें, फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया ऑलवेज हैज़ अ टू ऑब्जेक्टिव्स, नेमली इम्प्रूव द ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एंड इंश्योरिंग सोशल जस्टिस ऑफ द पीपल। तो जो फिजिकल पॉलिसी है हमारे इंडिया की, इसमें दो ऑब्जेक्टिव जो मेन है। पहली बात तो हमारे जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है हमारी इकोनॉमी की, उसको क्या करना, इम्प्रूव करना। और दूसरा सोशल जस्टिस, इंश्योर सोशल जस्टिस, मतलब यहाँ पे सभी को बराबर एक समान मतलब मानना। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन कलेक्ट कर रही है, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा इनकम कमाएंगे उनको ज़्यादा टैक्सेस देना होगा, और आगे वही टैक्सेशन की जो रेवेन्यू है उसका इस्तेमाल क्या करेगी, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए करेगी, एक्सपेंडिचर के रूप में करेगी। तो इससे क्या होगा, इंश्योर कर सकती है सोशल जस्टिस टू द पीपल। अब कंडक्ट करती है अगर फिजिकल पॉलिसी, कंडक्टिंग फिजिकल पॉलिसी इज वन ऑफ द मेन ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यही है गवर्नमेंट की मेन ड्यूटी है, फिजिकल पॉलिसी को कंडक्ट करना। वाया फिजिकल पॉलिसी द गवर्नमेंट कलेक्ट मनी फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। तो फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग रिसोर्सेज से क्या करती है, मनी कलेक्ट करती है। जिससे देख सकते हो टैक्सेशन के थ्रू करती है, साथ ही साथ अपने जो सिक्योरिटी है या बॉन्ड है वो पब्लिक में इशू करती है, और वहाँ से जो रेवेन्यू आता है वो भी गवर्नमेंट ये सब कुछ यूज़ करती है। ठीक है, और यहाँ अलग अलग सोर्सेज से वो क्या करती है, मनी कलेक्ट कर रही है टैक्सेशन से, ठीक है, अपने बॉन्ड इशू करके। तो अलग अलग सोर्सेज से मनी कलेक्ट करती है, और इसी मनी को कहाँ खर्च करती है, अलग अलग एक्सपेंडिचर में। मतलब पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें लगाती है पैसा। सिंस ऑल वेलफेयर प्रोजेक्ट आर कैरिड आउट अंडर द पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो जितने भी वेलफेयर प्रोजेक्ट होते हैं वो इसी के अंडर होते हैं। फिजिकल पॉलिसी इज क्लोज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी जो होती है एक तरीके से हम बात करें तो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करती है। अगर हम बात करें कितने टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी होती है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। कितने टाइप की फिजिकल पॉलिसी है, 2 टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 फिजिकल पॉलिसी है, तो एक एक करके देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी में। सबसे पहला है एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी। अब देखिए एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी में होता क्या है, तो यहाँ पे ये जो पॉलिसी है ये डिज़ाइन की जाती है इकोनॉमी को बूस्ट करने में, और इट इज़ मोस्टली यूज इन अ टाइम ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जब हमारे मतलब जब कंट्री में बेरोज़गारी हो या मंदी हो, रिसेशन हो, तब ये एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी जो है ये यूज़ की जाती है। ठीक है, कब यूज़ की जाती है, जब कंट्री में हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो और रिसेशन हो, ठीक है, और इट लीड्स टू द गवर्नमेंट lowering taxes and spending more or one of the two। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए जब कंट्री में बेरोजगारी है, मंदी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपना जो टैक्स का रेट है, जो टैक्स इम्पोज करती है गवर्नमेंट, जो टैक्स का रेट है ना उसको क्या कर देगी, लोअर कर देगी, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर करती है या स्पेंडिंग करती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, तो उसको बढ़ा देगी, ठीक है। आपको एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी में इतना समझना है कि जो टैक्स का रेट है वो कम कर देगी और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि कंट्री में क्या है, रिसेशन है। मतलब हम इतना समझ सकते हैं कि पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं है, और अगर पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं है ज़्यादा, तो टैक्सेस अगर कम करेगी, ठीक है, तो और इसके साथ साथ एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, तभी इकोनॉमी जो है ये जो हम बोल सकते हैं रिसेशन से निकल पाएगी। द एम इज़ टू स्टिमुलेट इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना और इंश्योर करना कि कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है वो कमज़ोर ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में है
और मंदी है, लोगों के पास पहले ही पैसा नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देगी। फिजिकल पॉलिसी स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यहाँ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करने लगती है। ट्रांसफ़र पेमेंट जो वन वे पेमेंट होता है वो करती है गवर्नमेंट, और साथ ही साथ जो टैक्सेस होते हैं उसको कट करती है। तो इसी को एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। और ये एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी का गोल क्या होता है कि ब्रिंग द इकोनॉमी अप टू इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब टैक्सेस कम कर देगी तो क्या होगा कि पैसे लोगों के हाथ में आने लग जाएंगे, धीरे 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 करके आएंगे पैसे, और आगे उसी पैसे का इस्तेमाल किस में होगा, प्रोडक्शन में होगा, और धीरे धीरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो इस तरीके से रिसेशन से निकालने के लिए एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जितना कम टैक्सेस होगा उतनी ही ज़्यादा सेविंग्स होगी पब्लिक के हाथ में। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी इसी का अपोजिट है। अब यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमी में क्या है, लोगों के पास पैसा है, ठीक है, लोगों की परचेसिंग पावर अच्छी है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन है, महंगाई है कंट्री में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो टैक्सेस है, जो टैक्स है, एक सेकेंड, जो टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट उसको बढ़ा देगी। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो जो लोगों के हाथ में सरप्लस मनी है या डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा देगी, और जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसको क्या कर देगी, यहाँ पे कम कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी भी होता है। और as the term suggests this policy is designed to slow economic growth in case of high inflation। अगर हाई इन्फ्लेशन है कंट्री में तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी का यूज़ किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, टैक्सेस को बढ़ाया जाता है और एक्सपेंडिचर या जो स्पेंडिंग है उसको कम कर दिया जाता है या कट कर दिया जाता है। फिजिकल पॉलिसी जो रिड्यूस करे इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू रिडक्शन इन अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ट्रांसफ़र पेमेंट कम कर देगी, साथ ही साथ इंक्रीज इन अ टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ा देगी। ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे वन वे पेमेंट किया जाता है, बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ा देगी और एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। अगर हम समराइज करें तो एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी कब इस्तेमाल में ली जाएगी, जब रिसेशन हो, और कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी कब इस्तेमाल में ली जाएगी, जब कंट्री में इन्फ्लेशन हो, महंगाई है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, रिसेशन है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, टैक्स को कम कर देंगे और एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे। और यहाँ पे इन्फ्लेशन है, ठीक है, महंगाई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक के हाथ में पैसा है तो यहाँ पे उनसे सरप्लस मनी या डिस्पोजेबल इनकम जो है गवर्नमेंट ले लेगी थ्रू इंक्रीज इन अ टैक्स, मतलब टैक्सेस को बढ़ा के उनके हाथ से पैसा ले लेगी और एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम करेगी। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा जितना मैंने कोशिश की है समझाने की। अब अगर हम बात करें फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव्स पे मेनली पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट करना कंट्री का, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी से क्या होता है, एक तरीके से अगर हम देखें तो कंट्री का जो है वो डेवलपमेंट होता है। एवरी कंट्री हैज़ टू मेक फिजिकल पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। विद दिस पॉलिसी ऑल वर्क लाइक गवर्नमेंट प्लानिंग एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड फॉर द डेवलपमेंट फंक्शन इज़ डन। तो गवर्नमेंट प्लानिंग भी करती है, साथ ही साथ प्लानिंग के अकॉर्डिंगली उसका एग्जीक्यूशन भी करती है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके फंड्स का, ठीक है। किस में करती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में करती है, ठीक है। और गवर्नमेंट ये भी प्लान करती है कि कहाँ कहाँ से हम पैसे इकट्ठा करेंगे, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और आगे उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे। तो ये सारा कुछ प्लानिंग के अंडर ही किया जाता है। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट मेक फिजिकल पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी नहीं बनाएगी तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तो आ रही है पर वो मिसयूज़ हो जाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि रेवेन्यू का आगे इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कहाँ कहाँ पे करना है, ठीक है। इफ़ गवर्नमेंट डज नॉट मेक फिजिकल पॉलिसी देन इट कैन हैपन दैट रेवेन्यू आर मिस यूज विदाउट टारगेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या होगा, प्रॉपर अगर प्लानिंग नहीं करती है तो हो सकता है रेवेन्यू का क्या हो जाए, मिस यूज हो जाए और एक्सपेंडिचर जहाँ जहाँ करना है वहाँ पे ना हो पाए। तो ये जो फिजिकल पॉलिसी एक तरीके से कंट्री का ही डेवलपमेंट होता है।
और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है फिजिकल पॉलिसी में। अब देखिए, गेटिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ पैसा जो है वो फिक्स कर देती है और उस पैसे का इस्तेमाल किस लिए करती है, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने में। ठीक है, तो यही बात है, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो। गेटिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट कैन टेक मेनी एक्शन फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शन लेती है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट कैन फिक्स सर्टन अमाउंट ऑफ मनी विच कैन बी यूटिलाइज फॉर अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट, मैंने क्या कहा कि गवर्नमेंट कुछ पैसे फिक्स करके रखती है ताकि उससे जो हम न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको क्रिएट किया जा सके अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें तो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कंट्री में, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। अब देखिए इनइक्वालिटी किस तरीके से होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कंट्री इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ पे हम डिफरेंसेस देख सकते हैं वन बेसिस ऑफ अर्निंग के बेसिस पे हम डिफरेंसेस देख सकते हैं। बोल सकते हैं 10% पीपल जो हमारे इंडिया में है वो अर्न करते हैं मोर देन 1 लाख पर डे। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपया प्रतिदिन कमा रहे हैं या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, और बाकी के जो बच जाते हैं उसमें से भी अगर कुछ लोगों की बात करें तो वो 100 रुपीज़ पर डे कमा रहे हैं। तो इतना डिफरेंस है 1 लाख और 100 रुपीज़ में। तो इस तरीके से क्या होगा कि गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी बनाती है और यहाँ पे जो टैक्सेशन का इस्तेमाल करती है, तो क्या है कि जो ज़्यादा अर्न करेगा उसको ज़्यादा टैक्सेस देना होगा और वही पैसा आगे लोगों की वेलफेयर करने में यूज़ होता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो ये इनइक्वालिटी को कुछ हद तक रिड्यूस करने की कोशिश करती है। बाय मेकिंग गुड फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट कैन रिड्यूस दिस डिफरेंसेस इफ द गवर्नमेंट मेक इट अस इट्स टारगेट। अब देखिए फिक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए यहाँ पे क्या क्या होती है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो देखे कि जो भी रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है नहीं। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग मिनिस्ट्री को पैसे अलोकेट करती है, क्या वो मिनिस्ट्री बराबर उस पैसे का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, मिनिस्ट्री को क्यों पैसे देती, ताकि वो अपने डेवलपमेंट स्कीम को चला सके। क्या वो मिनिस्ट्रीज अलग अलग स्टेट्स की मिनिस्ट्री क्या उस पैसे का बराबर इस्तेमाल कर रही है नहीं, ये भी गवर्नमेंट को चेक करना गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। ओके, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग ऑफ फिजिकल पॉलिसी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज अकाउंटेबिलिटी कैन बी चेक। और फिजिकल पॉलिसी बनाकर गवर्नमेंट इनकी अलग अलग मिनिस्ट्रीज जिनको फंड एलोकेट करती है डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो मिनिस्ट्रीज जो है बराबर पैसे का इस्तेमाल कर रही है नहीं, तो वो भी चेक किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ रिसोर्स का मोबिलाइजेशन हो रहा है। अब देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे रिसोर्सेज कलेक्ट कहाँ कहाँ से करती है वो देखना ज़रूरी है। अब देखिए लोग कमाते हैं और ये जैसे ये पीपल है, ये लोग अर्निंग कर रहे हैं और यहाँ गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट आगे इस टैक्स का इस्तेमाल क्या करेगी, एक्सपेंडिचर के रूप में करेगी। तो इस तरीके से पैसे का जो है ना मोबिलाइजेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह जा रहा है। तो फिजिकल पॉलिसी अलाउज द गवर्नमेंट टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट को रिसोर्सेस मिलता है आगे एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट करने के लिए, रेवेन्यू मिलती है। और ये रेवेन्यू कहाँ कहाँ से मिलती है, देयर आर 3 वेज ऑफ रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन। तो 3 तरीके से गवर्नमेंट को रिसोर्सेस मिलते हैं, जैसे कि टैक्सेशन, पब्लिक यहाँ पे पब्लिक है, इनसे टैक्सेशन इम्पोज कर दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ पब्लिक में से पब्लिक को अपने बॉन्ड या सिक्योरिटी जो है वो सेल कर दी, तो लोगों से पैसा आ जाएगा ना। तो यहाँ पे पब्लिक को टैक्सेशन लगाया और इनको बॉन्ड हो गया या सिक्योरिटी हो गई, ये सेल कर दी। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, रिसोर्सेस आएगा और आगे इसका इस्तेमाल किसके लिए करेगी, एक्सपेंडिचर करने के लिए करेगी। ठीक है, यहाँ एक्सपेंडिचर करने के लिए करेगी, टैक्सेशन हो गया, ठीक है, बॉन्ड हो गया, तो इन सब का इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट। देयर आर 3 वे ऑफ रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, टैक्सेशन, पब्लिक सेविंग एंड प्राइवेट सेविंग। थ्रू यहाँ पे पब्लिक सेविंग है, प्राइवेट सेविंग है, और ये कहाँ से सेविंग्स कलेक्ट करती है, इशू करके बॉन्ड और सिक्योरिटी। ठीक है, पब्लिक को इशू करेगी क्या, बॉन्ड सिक्योरिटी, और पब्लिक से क्या कलेक्ट करेगी, टैक्स, और ये रेवेन्यू का इस्तेमाल आगे क्या करेगी, एक्सपेंडिचर के लिए करेगी। रिसोर्स एलोकेशन, अब ये रिसोर्स का मोबिलाइजेशन तो हो गया, अब एलोकेशन भी करेगी ना आगे उसका एक्सपेंडिचर करके। तो देखिए द फंड मोबिलाइज, जो मोबिलाइज किया है फंड गवर्नमेंट ने अंडर फिजिकल पॉलिसी, आगे उसको
एलोकेट किया जाएगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें वो पैसा लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्स रेवेन्यू एंड आर एलोकेटेड टू वेरियस मिनिस्ट्री टू कैरी आउट देयर स्कीम फॉर डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो भी टैक्सेस अलग अलग जगह से कलेक्ट किए हैं, लोगों से कलेक्ट की है, पब्लिक से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किए हैं और बॉन्ड सिक्योरिटी इशू करके जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है, आगे जो ये इनका रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, ये एलोकेट हो जाएगा अलग अलग मिनिस्ट्री को, ताकि जो भी उनके डेवलपमेंट स्कीम्स है वो चला सके। अलग अलग स्टेट्स की जो अलग अलग मिनिस्ट्री होती है उनको दे दिया जाएगा। आगे हम बात करें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम रिच पीपल आर स्पेंड ऑन सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड दिस फिजिकल पॉलिसी इज अ वेलफेयर स्टेट ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम यूजिंग रिसोर्स एलोकेशन। तो देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना इनकम का, अभी लोगों से टैक्स कलेक्ट किया, फिर उसके बाद आगे उन्हीं के वेलफेयर में पैसा इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का। तो टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम रिच पीपल, ठीक है, आर स्पेंड ऑन द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रिच पीपल है उनसे टैक्स कलेक्ट किया, आगे हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, लोगों के पब्लिक के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगी, इनइक्वालिटी जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी कुछ हद तक। और यहाँ पे और क्या ऑब्जेक्टिव है, प्राइस में स्टेबिलिटी लाना। अब देखिए इन्फ्लेशन की भी सिचुएशन अच्छी नहीं है और साथ ही साथ रिसेशन की भी अच्छी नहीं है, तो प्राइस में एक स्टेबिलिटी होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव में आता है कि वो प्राइस में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ अमाउंट फिक्स करती है ताकि नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट कर सके। तो गवर्नमेंट यूजेस फिजिकल मेजर्स सच एज टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर टू स्टेबलाइज द प्राइजेस को स्टेबलाइज करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट बाय स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। अब और बात करें बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। देखिए बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में क्या दिया गया है, अ लार्ज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस रेवेन्यू आर गिवन आउट ऑफ लेस डेवलप्ड स्टेट एज अ स्टैट्यूटरी एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट। अब देखिए जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है टैक्स रेवेन्यू का, वो किसे दे दिया जाता है, लेस डेवलप स्टेट्स को, जो स्टेट्स बहुत ही कम डेवलप है, ताकि वो अपने फंक्शन को अच्छे से कर सके, ठीक है, एज ए ग्रांट दे दिया जाता है। दिस हेल्प इन द बैलेंस, इससे क्या होगा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा कंट्री में। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम देखते हैं कि इसमें जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री और फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में, तो उसको भी बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन को फेवरेबल करने में भी काफ़ी मददगार होता है फिजिकल पॉलिसी। यूजिंग फिजिकल पॉलिसी मेजर गवर्नमेंट ट्राई टू प्रमोट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करने की कोशिश करती है ताकि फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके, ठीक है। और यहाँ पे दिस हेल्प इन मेंटेनिंग, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से क्या होता है कि जो हमारी बैलेंस ऑफ बोल सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है या बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या होता है, फेवरेबल होता है। अब देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड में जितने भी ट्रेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो आते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे वो विजिबल हो, चाहे वो इनविजिबल हो, चाहे वो कैपिटल ट्रांसफ़र हो। अब अगर हम बात करें कैपिटल फॉर्मेशन होता है एक तरीके से, और आगे इससे हमारा इंक्रीज़ होता है नेशनल इनकम। फिजिकल पॉलिसी हेल्प करती है इंक्रीज़ करने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ करने में और साथ ही साथ अगर इंक्रीज़ हुआ कैपिटल फॉर्मेशन से आगे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है नेशनल इनकम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एकदम ईजी लग रही हो, बहुत आसानी से समझ में भी आ रही है। अब हम बात करें कंपोनेंट्स क्या है फिजिकल पॉलिसी के, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, टेक्निक्स बोल सकते हैं फिजिकल पॉलिसी के। तो अलग अलग टेक्निक्स है, वो क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी में क्या है तो होता है, देखिए गवर्नमेंट गेट रेवेन्यू फ्रॉम द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, डायरेक्ट टैक्सेस से, ठीक है, जो भी आपका इनकम टैक्स है वहाँ से, और इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारा जीएसटी है। वाया इट्स फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट एम टू कीप द टैक्सेस मच प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट जितना जितना हो सके उतना जो है प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश करती है। इट इज़ वन ऑफ द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन द हैंड ऑफ पब्लिक अथॉरिटी विच ग्रेटली अफेक्ट द चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है टैक्सेशन की, वही बताया है। देखिए एक्स्ट्रा इनकम होती है या डिस्पोजेबल इनकम होती है, वो लोगों के हाथ से लेके आगे उसका इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर में किया जाता है। टैक्सेशन पॉलिसी रिलेट्स टू न्यू अमेंडमेंट। हम जानते हैं कि टैक्सेशन पॉलिसी होती है इसमें अमेंडमेंट नए नए आते रहते हैं,
चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। एवरी ईयर गवर्नमेंट इंडिया पास द फाइनेंस बिल, हर साल फाइनेंस बिल जो है पास होता है। इन दिस गवर्नमेंट इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स, और इसी पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने रेट ऑफ टैक्स बताती है। और गवर्नमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज दिस टैक्स रेट एंड द अमेंड प्रीवियस रूल। तो गवर्नमेंट ये फाइनेंस बिल में हम देखते हैं जो इसमें टैक्स का रेट है वो डिटरमाइन करती है, और उसके साथ साथ इस टैक्स रेट को इंक्रीज भी करती है और साथ साथ डिक्रीज भी करती है, ठीक है। और जो पहले के रूल्स होते हैं उसको भी अमेंड करती है। गवर्नमेंट अर्निंग मेन सोर्स क्या है, टैक्सेशन, बट मोर टैक्स ऑन पब्लिक एडवर्स अफेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ज़्यादा भी टैक्स लगाना अच्छी बात नहीं होती है, एडवर्स अफेक्ट होता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है, मतलब अगर टैक्स के रेट को इंक्रीज़ करती है, अगर हम यहाँ पे बात करें गवर्नमेंट अगर टैक्स को इंक्रीज़ करती है, ठीक है, यहाँ पे अगर टैक्स को बढ़ाती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है लोगों पे, तो क्या होता है, मोर बर्डन विल बी ऑन पब्लिक, ज़्यादा बर्डन आ जाएगा लोगों के ऊपर, एंड इट विल रिड्यूस प्रोडक्शन एंड परचेसिंग पावर ऑफ पब्लिक। तो इससे क्या होगा, टैक्सेशन बढ़ेगा तो सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग जो होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और या बोल सकते हैं इनकम कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे प्रोडक्शन भी कम होने लगेगा, और जो लोगों की परचेसिंग पावर है लोगों की वो भी कम होने लगेगी धीरे धीरे। तो ज़्यादा टैक्स लगाना भी अच्छी बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया, अब ये टैक्स लगा रही थी गवर्नमेंट और इसको कम कर दिया, तो क्या होगा, पब्लिक परचेसिंग पावर विल इंक्रीज। तो लोगों, अब देखिए टैक्स कम कर दिया तो लोगों की धीरे धीरे सेविंग बढ़ जाएगी, ठीक है, और सेविंग बढ़ गई तो लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही देखा, गवर्नमेंट को एनालाइज करना चाहिए दोनों सिचुएशन, और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेना चाहिए टैक्सेशन से रिलेटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फर्दर जुडिशियस, बहुत ध्यान से सोच समझ के टैक्सेशन का डिसीजन लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए वही हमने बात की थी, वही यहाँ पे दिया है, हायर देन यूजुअल टैक्स रेट जितना लगाया जा रहा है अगर उससे भी इंक्रीज़ कर दिया जाए, मतलब टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, और इससे क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन। वही बात की, ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, और कम हो जाएंगे लोगों के पास। अगर हमने लोअर टैक्स रेट लगाया तो क्या होगा, लोगों के पास पैसे बचना शुरू हो जाएंगे, सेविंग बचना शुरू हो जाएगी, और लोगों के पास ज़्यादा पैसे रह जाएंगे, और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो ज़्यादा भी लगाना ठीक नहीं है और कम भी लगाना ठीक नहीं है, तो बैलेंस अप्रोच अपनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब हम बात करें नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो देखिए एक्सपेंडिचर पॉलिसी की अगर हम बात करें तो देखिए गवर्नमेंट ने जो अपने रेवेन्यू कलेक्ट किए हैं थ्रू टैक्सेशन, ठीक है, तो आगे उसका इस्तेमाल किस लिए करेंगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए करेंगी, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करने हैं, कॉलेजेस ओपन करने हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन करनी है, या ब्रिजेस बनाने हैं, रोड या न्यू रेलवे ट्रैक्स। फॉर द अबो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को क्या पे करना होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ परचेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट पे करना पड़ता है, और इन काम को करवाने के लिए जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको वेजेस देना होता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है। हावेवर ऑल दिस एक्सपेंडिचर आर पेड आफ्टर मेकिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी बनाने के बाद ही इन सारे एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है, पेड किया जाता है। गवर्नमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय चेंजिंग गवर्नमेंट बजट। तो बढ़ा भी सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है जो अमाउंट है एक्सपेंडिचर का, ठीक है, बाय चेंजिंग गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट अपने बजट को चेंज करके इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है अमाउंट। सो government expenditure is a technique of a fiscal policy. By using this, government can use the fund first on very necessary sector and then other will be done after this. तो पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डेवलपमेंट से रिलेटेड जो होते हैं, जैसे ब्रिज बनाना, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, तो अलग अलग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, वहाँ पे पहले करना नेसेसरी सेक्टर में, बाकी का पैसा इसके बाद इस्तेमाल करना,
ठीक है। गवर्नमेंट इस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो गवर्नमेंट को पहले उसमें क्या करना होगा, चेंजेस लाना होगा बजट में। अब एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो गवर्नमेंट की होती है वो डील करती है रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू जो हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए है, और कैपिटल जो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए उसमें कर सकती है। अब देखिए, दिस एक्सपेंडिचर आर डन ऑन द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, एंड टू पे इंटरनल एक्सटर्नल डेप्ट। तो ये एक्सपेंडिचर का पैसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी लगाया जाता है, इसके साथ साथ जो डेप्ट है वो भी पे करने में लगाया जाता है। अब देखिए, इंटरनली भी डेप्ट लेती है गवर्नमेंट, एक्सटर्नली भी डेप्ट लेती है, ठीक है। अब देखिए, एक्सटर्नल डेप्ट कहाँ से लेती है, तो ये हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हो गया वहाँ से लेती है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF, वहाँ से लेती है। इंटरनल मतलब अपनी कंट्री में ही बॉन्ड या सिक्योरिटी इशू करके लेती है, और ठीक है। और गवर्नमेंट बजट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इम्बॉडिंग एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट का बजट काफ़ी महत्वपूर्ण रोल करता है इसमें। द बजट इज ऑल्सो यूज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो बजट जो होता है वो उसको यूज़ किया जाता है किसमें, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट ने सोचा था कि वो इतना एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है। समझो कि वो गवर्नमेंट ने सोचा था कि वो 2 लाख रुपए एक्सपेंडिचर करेगी, और उसके पास रेवेन्यू है कितनी, 1 लाख। तो बीच का जो गैप होता है उसी को क्या बोलते हैं, डेफिसिट, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ जाएंगे एक्सपेंडिचर करने के लिए, वो एक्सपेंडिचर करना चाहती है 2 लाख, और उसके पास रेवेन्यू है कितनी, 1 लाख, ठीक है। रेवेन्यू कितनी अवेलेबल है, 1 लाख। तो जो बीच का अमाउंट है, जो गैप है, वो क्या है, डेफिसिट है, ठीक है। और गवर्नमेंट को इसका गैप भी फिल करना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, तो एक्सपेंडिचर आपको समझ गया होगा कि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट में एक्सपेंडिचर करती है। जैसे कि आपने देखा, डेवलपमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, पहले नेसेसरी सेक्टर में करती है, बाद में अदर सेक्टर्स में करती है, और यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर एक बजट बना के चलती है, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पे डेफिसिट भी आ जाती है कभी कभी बजट बनाते वक्त, कि एक्सपेंडिचर करना होता है इतना और इनकम कितनी मतलब रेवेन्यू कितनी कम होती है, तो डेफिसिट आ जाती है। तो उस डेफिसिट को कैसे फाइनेंस करना होता है, तो उसके लिए भी पॉलिसी होती है। अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है उसके रेवेन्यू से, तो गवर्नमेंट शुड हैव कलेक्ट दिस अमाउंट। तो बीच का जो अंतर का अमाउंट है, जैसे यहाँ पे 1 लाख डिफरेंसेस है, उसको कलेक्ट करना होगा, और दिस अमाउंट इज डेफिसिट। और इस अमाउंट को, जो ये गैप देख रहे हो आप लोग, इसी को क्या बोलते हैं, डेफिसिट। और इसको फुलफिल कहाँ से किया जाएगा, इशू करके न्यू करेंसी, और नई करेंसी इशू करेंगी कौन, सेंट्रल बैंक, जो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो। बट इट विल रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी। अब देखिए, ज़्यादा करेंसी इशू करेंगे तो क्या होगा, परचेसिंग पावर करेंसी की कम हो जाएगी, और इससे क्या है, मोर न्यू करेंसी इंक्रीज इन्फ्लेशन। अब कंट्री में ज़्यादा न्यू करेंसी आ गई तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन ही इंक्रीज होगा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जा रही है। आफ्टर इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिक्रीज, ठीक है। अगर एक बार इन्फ्लेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, वैल्यू ऑफ करेंसी की क्या हो जाती है, गिर जाती है। आप जानते हैं इन्फ्लेशन होता है तो जो वैल्यू ऑफ करेंसी क्या है वो डिक्रीज हो जाती है। सो द डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ही सीरियस इशू है इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट शुड यूज इट इफ़ देर इज़ अ नो सोर्स ऑफ गवर्नमेंट अर्निंग। और कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं बचा है तभी डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, मतलब न्यू करेंसी जो है वो इशू करेगी। और न्यू करेंसी इशू करने से भी उसको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन ही बढ़ता है, और जो हम बोल सकते हैं करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है डेफिसिट फाइनेंस करके। अब देखिए, पब्लिक डेप्ट पॉलिसी, एक तो हमने क्या क्या देखा था टेक्निक्स में, टैक्सेशन देखा था, एक्सपेंडिचर पॉलिसी देखा था, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी देखा था हमने। अब हम क्या देख रहे हैं, पब्लिक डेप्ट, ठीक है। पब्लिक डेप्ट पॉलिसी में क्या होता है, देखिए, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग काम नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, लोन लेना होगा। लोन कहाँ से लेगी, एक्सटर्नली लेगी और इंटरनली। एक्सटर्नली कहाँ से लेगी, वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी, ठीक है। और इंटरनली कहाँ से लेगी, अपने कंट्री में, ठीक है, इशू करके सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड, ठीक है, पब्लिक में। तो ये 2 तरीके से गवर्नमेंट क्या करेगी, जो है वो डेप्ट लेगी। अब ये रीडिंग लगा लेते हैं। इफ गवर्नमेंट थिंक्स दैट डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर फुलफिलिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर, और इफ गवर्नमेंट डज नॉट रिसोर्ट टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि सफिशिएंट नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन लेगी वर्ल्ड बैंक से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। और टेक लोन फ्रॉम पब्लिक से लोन लेगी बाय वे ऑफ इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड, बट इट विल ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अब यहाँ पे लोन लेती है गवर्नमेंट, तो ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट बढ़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट,
ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही होगा, साथ ही साथ क्या देना होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा, विच गवर्नमेंट हैज़ टू पे ऑन द अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन का है वो साथ साथ इंटरेस्ट दोनों पे करना होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो गवर्नमेंट हैज़ टू नेसेसरली मेक सॉलिड बजट फॉर दिस एंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अमाउंट विच टेकन एज अ डेप्ट। तो गवर्नमेंट को काफ़ी सोच समझ के प्लान करके डिसीजन लेना पड़ेगा अगर वो डेप्ट ले रही है तो भी। दिस पॉलिसी कैन ऑल्सो यूज एज अ टेक्निक ऑफ फिजिकल पॉलिसी इंक्रीज द ट्रेजर ऑफ गवर्नमेंट। इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेप्ट इंक्लूड, अब देखिए इंटरनल सोर्सेज में से कहाँ से लेगी, तो मार्केट से लोन उठा सकती है, कंपनसेशन बॉन्ड इशू कर सकती है, 15 ईयर एनुइटी सर्टिफिकेट, स्मॉल प्राइवेट सेविंग थ्रू वेरियस सेविंग स्कीम। तो अलग अलग सोर्सेज से गवर्नमेंट इंटरनली ले सकती है। ठीक है, लोन एक्सटर्नल सोर्सेज में कहाँ से लेगी, बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट, जैसे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF है, IDA है, तो यहाँ से लोन लेगी। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्री, दूसरी कंट्री से भी ले सकती है। तो ये डेप्ट गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि डेप्ट लेगी तो उसका इंटरेस्ट का बर्डन आ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, और अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें जाना ठीक नहीं होगा, तब वो पब्लिक डेब्ट की तरफ जाएगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के पास जो डेफिसिट है, समझो कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है, रेवेन्यू कम बचा है, तो जो बीच का अमाउंट है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 1 लाख का जो गैप है वो डेफिसिट है, तो वो गवर्नमेंट कहाँ से कवर करेगी, इशू करके न्यू करेंसी। और ज़्यादा न्यू करेंसी इशू करेगी तो कंट्री में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आएंगे। और अदर पॉइंट्स भी है, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के थ्रू भी गवर्नमेंट को क्या मिलता है, रेवेन्यू। अब देखिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर नीडेड टू मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक देखिए FDI से भी हम देख रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में FDI की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, इंडिया में जो लार्जेस्ट सोर्स है FDI का वो कौन सी कंट्री से आता है, सिंगापुर से। ठीक है, और सिंगापुर याद रखना, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली एंड हैज़ बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स विद द ग्लोबल इकोनॉमी। तो FDI देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है हमारे कंट्री में। तो एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से भी गवर्नमेंट को मिल सकता है। ठीक है, और इससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। और आगे हम बात करें डेप्ट और सरप्लस मैनेजमेंट, तो ये हमने डेप्ट पॉलिसी में देखा ही था, और इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर गवर्नमेंट ने, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को रिसीव होता है ज़्यादा, रेवेन्यू ज़्यादा है, इफ़ रेवेन्यू इज़ मोर देन एक्सपेंडिचर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सरप्लस। ठीक है, और वही अगर हम बात करें रेवेन्यू अगर लेस है एक्सपेंडिचर से, तो वो क्या होता है, डेफिसिट होता है। ठीक है, इफ़ गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इनकम, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है और इसकी इनकम कम है, तो उसको डेफिसिट माना गया है। द फंड टू फंड द डेफिसिट, अगर डेफिसिट को देखे, डेफिसिट का अमाउंट जो है, वो गैप जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए। ठीक है, उसको फंड करना है तो गवर्नमेंट को बोरो कहाँ से करना पड़ेगा, डोमेस्टिक। हमने देखा था पब्लिक डेप्ट लेना पड़ेगा, या तो उसको प्रिंट करना होगा मनी। ठीक है, न्यू करेंसी को प्रिंट करना होगा डेफिसिट फाइनेंसिंग में। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखा था। तो यहाँ पे हमने पूरा कवर कर लिया है हमारा। एक मैं क्विक रिवीजन कर लेती हूँ, तो इससे क्या होगा कि पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, दोबारा वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए हमने देखा था कि वर्ड फिजिकल कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड से फिज। अब यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी कौन कंडक्ट करती है, तो हमने देखा गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट लोगों से मनी कलेक्ट करती है, उसका इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए करती है। ठीक है, एक्सपेंडिचर करती है। और उसके बाद अगर हमने देखा टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी देखा था। इसमें क्या होता है कि रिसेशन की सिचुएशन में इसको यूज़ किया जाता है, यहाँ पे टैक्स को कम कर दिया जाएगा और एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है। और कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या देखा था कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन है तो यहाँ पे टैक्सेस को बढ़ाया जाता है और एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाता है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी में क्या देखा था, ये डेवलपमेंट करने के लिए कंट्री का मददगार होता है, नए नए इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में यूज़फुल होता है, इनइक्वालिटी को दूर करता है। गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है। देखा था हमने अलग अलग रिसोर्सेज से गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, और रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करने के बाद रिसोर्स का लोकेशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का। ठीक है, गरीब जो रिच पीपल है उनसे ज़्यादा टैक्स, मतलब रिच पीपल जो है उनको ज़्यादा टैक्स
पे करना होता है उनकी इनकम के अकॉर्डिंग, और वही पैसा जो है पब्लिक वेलफेयर में इस्तेमाल होता है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए यूज़फुल होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें क्या होता है, जो लेस डेवलप स्टेट होते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है डेवलपमेंट की, उनको भी क्या दिया जाता है, लार्ज पार्ट जो होता है टैक्स रेवेन्यू का दिया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को फेवरेबल बनाने की कोशिश की जाती है, और कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। और कंपोनेंट टेक्निक्स, कुछ भी बोलो, इसका अलग अलग नाम होता है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, टेक्निक्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, बात तो एक ही की जा रही है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, टैक्सेशन। टैक्सेशन से हमने देखा था कि ज़्यादा टैक्स लगाना भी अच्छी बात नहीं है और कम लगाना भी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा टैक्स लगाते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा अगर हमने टैक्स बढ़ा दिया तो लोगों के हाथ में जो मनी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और परचेसिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने टैक्स रेट को कम कर दिया तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपेंडिचर में हमने देखा था अलग अलग प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लगाती है और एक बराबर से प्लानिंग करती है, ठीक है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, उसके अकॉर्डिंगली ही एक्सपेंडिचर करती है। उसके बाद हमने इसमें डेफिसिट फाइनेंसिंग देखा था कि अगर कहीं से भी गवर्नमेंट को पैसे कम पड़ जा रहे हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर करना है ज़्यादा का और इनकम है कम, तो वो जो गैप है उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू कवर करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट न्यू करेंसी को इशू करती है। और पब्लिक डेप्ट पॉलिसी में देखा था एक्सटर्नली इंटरनली गवर्नमेंट क्या लेती है, डेप्ट लेती है, और ये डेप्ट जो होता है गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों पे करना होता है। और एक्सटर्नल मतलब कहाँ से ले रही है गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक से ले रही है, आईएमएफ से ले रही है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से ले रही है। और इंटरनली मतलब हमारे कंट्री में ही सिक्योरिटी और बॉन्ड इशू करके पब्लिक से ले रही है। और इन्वेस्टमेंट में हमने देखा था कि एफडीआई की इंपॉर्टेंस आजकल बढ़ गई है, तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के थ्रू भी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, साथ ही साथ डेब्ट और सरप्लस मैनेजमेंट भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको कंटेंट दिखा देती हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कवर करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, आप देख सकते हैं। ऐसा मतलब कंटेंट जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देख के बनाया गया है। और यहाँ पे जो करंट रेट्स है वो भी मैंने लिखे हैं। देखिए, आप लोगों की तरफ से रिस्पांस आएगा तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे पढ़ाने के लिए। कोई भी रिस्पांस ही नहीं आ रहा है, मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जा रही हूँ पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी मोटिवेशन भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है ना, थोड़ा भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ ये वीडियो से मुझे काफ़ी मदद मिली या आपको कहीं से भी कुछ भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ और मैं बोलना चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।